हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों, स्वागत है आपका एफ बाय बीकॉम पुणे यूनिवर्सिटी वालों। और हम देख रहे हैं फिलहाल सीरीज नंबर 2। सीरीज नंबर 2 का नाम है पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। यस गाइस, सीरीज नंबर 2 यानी कि अपने लैंग्वेज में, आपके लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। सो ये सीरीज नई नई सीरीज स्टार्ट हुई है, तो डेफिनेटली नए सीरीज में कुछ नया पार्ट तो बनता है, नया कंसेप्ट आएगा, नया लॉजिक आएगा और नई नई बातें आएंगी। तो इसलिए पूरा जीरो से हम सीखेंगे बच्चों। हमने जो सीरीज नंबर 1 देखा उसमें कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट वगैरह थे, तो एटलीस्ट उसका कुछ बेस था 11th-12th में। मतलब वो कंसेप्ट आपके लिए कंप्लीटली नई नहीं थी, नई नहीं थी। मतलब कुछ आपको आइडिया था एटलीस्ट कुछ कंसेप्ट का, जो हमने प्रैक्टिकली भी अप्लाई किया था। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये जो टॉपिक हम देखने वाले हैं पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये टोटली नया है आपके लिए। नया है ये टोटली नया है। इसका कुछ बेस नहीं हुआ है, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी मतलब हिंट भी नहीं था इसके पहले 11th-12th में, कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है, इसलिए पूरे शिद्दत से आपको लेक्चर अटेंड करना है कि भाई हमें नहीं पता, नया पार्ट सीखना है, तो एकदम शांति से एक एक चीज समझ लो। कोई जल्दी नहीं अपने को टॉपिक खत्म करने की, एग्जाम की। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सब चीजें देखने वाले हैं। सो आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट के पहले एक्सप्लेन ये करना पड़ेगा कि ये पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्या है। बराबर, आपने पीस ये नाम तो सुना ही होगा। कैश का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बात है, बढ़िया। स्टूडेंट ने भाई एकदम अच्छे से आगे का वर्डिंग बता दिया। मतलब जो मैं बताने वाला था वो आंसर आ भी गया ऑलरेडी कि सर कैश का कुछ तो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर, टुकड़ों में होगा लेकिन कैश का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है भाई, अब कैश का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये बात तो सही है। क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब हम एक एक चुन चुन के देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्यों होगा, इसका लॉजिक, इसकी स्टोरी, सब कुछ देखते हैं। सो लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट। आज हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट कवर करेंगे और जल्दी हो गया तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियरेंस करते हैं स्टार्ट। सो कंसेप्ट आपके सामने ये रहा। यस गाइस, ये देख रहे हो क्या है? अरे सर क्या पता है, बहुत दिन से बाहर गए नहीं और आप याद दिला रहे हो। यस, पिज्जा। बच्चों, पिज्जा के भी एक अजीबोगरीब बात है। पिज्जा का शेप कैसा है? राउंड आता बॉक्स में है, और बॉक्स का शेप कौन सा कैसा होता है? स्क्वायर। और जब पीस करके खाते हैं तो कैसे हो जाता है? ट्रायंगल। ओके, सो ज्योमेट्री समझने के लिए पिज्जा खाना सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, नाउ देखो बच्चों, हुआ क्या एग्जैक्टली पिज्जा के साथ क्या हुआ। पूरा पिज्जा कट किया और उसमें स्लाइस नंबर 1, स्लाइस नंबर 2, 3, 4 जो भी रहेंगे, जितने भी स्लाइसेस है, एक एक करके पीस, एक एक पीस हम कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, मान लो कि आप अकेले खाने वाले तो सब कुछ आप ही हड़प जाओगे, लेकिन आपको 1 बाय 1 खाने वाले हो, राइट? सो ऐसा कोई शायद कोई पर्सन होगा जो पूरा पिज्जा एक साथ खाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अरे खली भी क्यों ना होने दो यार, वो खाएगा ना, ऐसे नहीं बोल रहा कि एक नहीं 10 खाएगा, लेकिन एट ए टाइम पूरा पिज्जा तो नहीं खा सकता। उसको पीस मील मतलब टुकड़ों टुकड़ों में खाया जाता है। टुकड़ों टुकड़ों में पहले बांटा जाता है और फिर जाके उसको खाया जाता है। एग्जैक्टली यही हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अरे नहीं नहीं नहीं, पिज्जा के टुकड़े नहीं करने, पिज्जा का तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, हमें टुकड़े करने हैं बिजनेस के। सर क्या बात कर रहे हो, बिजनेस के टुकड़े? हम टूट गए, हाथ टूट गए, हम टूट गए हाथ तेरी। नहीं, इधर मोहब्बत नहीं चलेगा। हाँ, तेरे प्रॉफिट में तेरे लॉस में लुट गया, ऐसा बोल सकते बिजनेस भाई। सो देखो बच्चों, ये बिजनेस है, मतलब डायग्राम पे नहीं, मेरी भावनाओं पे फोकस करो। मुझे पता है मेरी डायग्राम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स अच्छे नहीं है ऐसा। अब ये बिजनेस जो बना हुआ है, ये बिजनेस में क्या क्या है, ये बिजनेस में क्या क्या है। मान लो ये बिजनेस में फर्नीचर है। ठीक है, कुछ पैसों का फर्नीचर है। उसके बाद कुछ मशीनरी वगैरह है बिजनेस में। देन बिजनेस का लैंड, बिल्डिंग वगैरह है, सब कुछ प्रॉपर्टी है। बिजनेस में किसी किसी से पैसा लेना है, दैट इज डेटर्स। डेटर्स मतलब कस्टमर, जिससे हमें पैसे लेना होता है, उसे हम डेटर्स बोलते हैं। मराठीत आपण म्हणतो ना पैसे घ्यायचे असतील तर काय म्हणतो एखाद्याला? देतर। क्या बोलते हैं? देतर। अरे वो देतर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन ये बन गया है डेटर। डेटर ये इंग्लिश वर्ड
डेटर मतलब द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी, जिससे पैसा लेना है। बेसिकली कस्टमर को अपन क्रेडिट पे गुड्स देते तो कस्टमर से पहले पैसा लेना बाकी होता है तो वो कस्टमर अपना डेटर बन जाता है, ठीक है। सो ये डेटर है अगर हमें किसी से पैसे लेने हैं। उसके बाद बिजनेस में और कुछ होगा, किसी को पैसे देने हैं, बात तो सही है भाई। अरे क्या करे भाई मारवाड़ी आदमी, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ। सिर्फ पहले तो फायदे की बात समझती, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। अभी आपने बोला तो मुझे याद आया, यार अपने को पैसे देने भी तो है, क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, क्रेडिटर्स मीन्स द पर्सन टू हुम वी हैव टू पे। हमें जिसको पे करना है ना वो हमारा क्रेडिटर, मतलब फॉर एग्जांपल सप्लायर। बच्चों सप्लायर मतलब कौन, जिस पर्सन से मैं गुड्स खरीद के लाता हूँ तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ना सप्लायर को, तो ये बन गया मेरा क्रेडिटर, मतलब ये लायबिलिटी बन गई, ठीक है। बच्चों एसेट मतलब प्रॉपर्टी विच इज ओन बाय अस, एसेट ओन बाय बिजनेस, जो चीज बिजनेस खुद ओन करता है, मतलब बिजनेस की ओनरशिप की होती है, बिजनेस की उस पे क्या बोलते हैं मालकी होती है, ठीक है, वो ओनरशिप होती है। और लायबिलिटी के केस में अगर हम बात करें, लायबिलिटी मीन्स वी विच वी ओ, यस, ओ बाय बिजनेस, ओके। अब ये ओ क्या होता है सर, ओ मतलब पेएबल, पेएबल, पेएबल मतलब देना बाकी है, सीधी सी बात है। सो अगर हमें किसी को पैसा देना बाकी है तो वो हमारी लायबिलिटी है, क्लियर। सो ये क्रेडिटर हो गया। शायद से हमारा बैंक लोन वगैरह भी हो सकता है, अगर बिजनेस है भाई, बिजनेस बंद किया हमने तो बैंक लोन वगैरह तो हो ही सकता है ना, ये भी एक लायबिलिटी हो गई। और क्या हो सकता है, ओके, अपने पास कैश हो सकती है, कैश तो डेफिनेटली अपने लिए एसेट है, सो बिजनेस में शायद कैश वगैरह होगी। और क्या, कैपिटल होगा, गुड, पार्टनर का कैपिटल होगा। पार्टनरशिप की बात चल रही है बच्चों, पार्टनरशिप की ही बात चल रही है, मेक श्योर याद रखना। हम जो भी बात कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिखा तो भी चलेगा, पार्टनर्स कैपिटल लिख लेता हूं। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल एसेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी। यस, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। लायबिलिटी इसलिए क्योंकि ओनर को पैसा देना पड़ता है पार्टनर को, पार्टनर से लिया हुआ है, पार्टनर ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसको रिटर्न देना पड़ेगा, वो बिजनेस की होती है लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बिजनेस की एसेट भी है लायबिलिटी भी है, यस। सो बिजनेस है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो रहेगी रहेगी। अब अगर हम बिजनेस बंद करें, बच्चों बिजनेस करने का रीजन, बिजनेस बंद करने का रीजन क्या हो सकता है, चलो वेरी नाइस। एक रीजन भाई ने किसी ने बताया डेथ हो गई सपोज पार्टनर की, एक रीजन इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी बोले तो हम डूब गए, डूब गए। जब पर्सन की लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू एसेट्स, मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पूरी प्रॉपर्टी बेच के भी लायबिलिटीज पे नहीं किया जा सकता, तब हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि ये इंसॉल्वेंट है, इसका दिवाला निकल चुका है, ये रास्ते पे आ चुका है, ये नल्ला है, बस वो ज्यादा हो गया थोड़ा है, तो इसको जो नाम रखना है तभी हम बोल सकते हैं जब उसकी प्रॉपर्टी बेच के वो लायबिलिटीज पेड नहीं कर सकता, बोले तो इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। ये रीजन हो सकता है बिजनेस बंद करने का। और क्या बिजनेस बंद करने का रीजन हो सकता है, म्यूचुअली बंद करना है। वेरी नाइस, म्यूचुअली बंद करना है। म्यूचुअली मतलब पार्टनर्स जितने थे ना उन्होंने डिसाइड करके बंद किया, ऐसा नहीं कि झगड़ा झगड़ा कुछ नहीं हुआ, प्यार से अच्छे से मीठे मीठे रहकर, एक दूसरे को मीठे रहकर बिजनेस बंद किया, तो म्यूचुअली भी बिजनेस बंद किया जा सकता है, ओके। और बस दीज आर द रीजन। डेप्थ इंसॉल्वेंसी में आएगा, डेप्थ, डेप्ट हाँ इंश्योरेंस में आएगा, मतलब बहुत ज्यादा डेप्ट हो गया वही पूछ रहे हो ना आप, हाँ इंश्योरेंस में आएगा। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट, अरे पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, बिजनेस बंद नहीं हो सकता क्या, ऑफ कोर्स हो सकता है यार, कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द रीजन इसके वजह से बिजनेस बंद हो सकता है। तो आउट ऑफ दिस ऑल रीजंस, इसमें से डेथ,
म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट सब बाजू में रखेंगे। नॉर्मली इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए आएगा। सर इंसॉल्वेंसी होगा मतलब एग्जैक्टली होगा क्या? एक्चुअली इंसॉल्वेंसी भी नहीं बोला देखा जाए तो बिजनेस में लॉस हुआ है। लॉस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। सर लॉस और इंसॉल्वेंसी एक ही तो है? नहीं रे भाई, अगर इस साल मुझे लॉस हो मतलब मैं दिवाला निकल गया मेरा, ऐसा थोड़ी है। समझ रहे हो, दो चीजें अलग है। सो whatever the reason is, but now partners decided to close the business। ठीक है, बिजनेस क्लोज करना है। बिजनेस क्लोज करना है, मैंने शटर बंद कर दिया और लिख दिया बाहर कि आजपासून दुकान बंद झालं काम। अरे भाई ऐसे कैसे झालं काम? हमें जो सप्लायर है वो थोड़ी ना छोड़ेंगे। सप्लायर हमें पकड़ेंगे, पकड़ के वसूल करेंगे, वो लेंगे हमारा पैसा, निकाल तो बिजनेस बंद कर चालू रख, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें हमारा पैसा चाहिए। राइट? सो डेफिनेटली लायबिलिटीज के लिए हमें पकड़ेंगे लोग, और लायबिलिटीज पे करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, बिजनेस बेचना। अरे यार क्या क्या डिसोल्यूशन करना, वेरी नाइस। तो लायबिलिटीज पे करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए एक ही ऑप्शन रहा, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब पूरी बिजनेस के एसेट्स वगैरह प्रॉपर्टी सब कुछ बेच देना। ठीक है, सो बिजनेस के पास यही ऑप्शन रहा, डिसोल्यूशन करना है, और डिसोल्यूशन करके जो पैसा आएगा उसके सब लायबिलिटीज पेड करनी है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज एसेट्स और लायबिलिटीज, ये तो हमने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिए। बच्चों अगर मैं बिजनेस बंद करना चाहूँ कैसे बेचेंगे? सर सिंपल है, OLX पे भेज दो, OLX पे ऐड डाल दो, बिजनेस बेचना है, फटाफटा कस्टमर आएंगे, पूरा बिजनेस खरीद के लेके जाएंगे एक दिन में। ऐसा कुछ होगा? नहीं भाई, इतना ऐसे नहीं होता। बोलते ना भाई, जब खरीदने जाओ तो बिजनेस मतलब कोई चीज मिलती नहीं, और जब बेचने जाओ तो कस्टमर मिलता नहीं। वैसे वाली बात है, बेची जाती नहीं जल्दी। सो बिजनेस बेचना है, और वो भी पूरा का पूरा बिजनेस एक ही दिन एक ही साथ बेचना है। बहुत डिफिकल्ट टास्क है बेचना, इसी है नहीं उसको, मतलब अपन ऐसा ले सकते कि पूरा बिजनेस एक साथ बिक जाएगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, सो प्रैक्टिकली होता कैसे? सर पूरा बिजनेस तो नहीं बेचा जाएगा, तो होगा कैसे? बच्चों रियलिटी में क्या होता है कि बिजनेस अगर हमने बेचना डिसाइड किया ना, तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस बेच सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इन द सेंस बिजनेस की कुछ प्रॉपर्टीज। अभी मैं अगर एग्जांपल दे दूं क्लास का, ठीक है, मान लो नहीं यार, क्लास का एग्जांपल देना कर लेते ना। अपना क्लास तो चलता है, चलता था, चलता रहेगा। एग्जांपल गलत, यस, विजय माल्या का एग्जांपल लेंगे। क्या बात है भाई, आ गए तो गुरु विजू बाबू। यस, आई नो, आई होप एवरीवन नो विजू बाबू। बच्चों पता है आप सबको विजू बाबू? यस, किधर रहते भाई विजू बाबू? लंदन। यस, फिलहाल लंदन में छुपे भाई। छुपे भी नहीं, क्या है छुपे, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सो विजू भाई का क्या हुआ, बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस बंद हुआ तो उसने सोचा कि सब प्रॉपर्टी बेच देते, उसको तो भागना ही था, तो ठीक है, तो भाग ही गया पैसे लेके, तो सवाल ही नहीं आता। बट अब प्रॉपर्टी बेचेंगे, प्रॉपर्टी बेच के पैसा आएगा। अब सवाल ये आता है कि प्रॉपर्टी बेच के पैसा आया, उस पैसे से करेंगे क्या? उस पैसे से करेंगे क्या? फिर प्लान नहीं बनाने का। क्या क्या क्या? डेट्स कमी करना। वेरी नाइस। नहीं, मुझे लगा कि प्रॉपर्टी बेच के पैसे का क्या करेंगे, तो उलाला उलाला उले हो ऐसे प्लान बनाएंगे। नहीं नहीं भाई, किंग फिशर वाले तो ऐसा प्लान बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे बेसिकली, कोई भी बिजनेस का इंटेंशन रहेगा कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो, प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसा आएगा बिजनेस के लायबिलिटीज पेड करने। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज सोल्ड करो और लायबिलिटीज पे करो, ये बिजनेस का काम होता है। बच्चों नॉर्मली कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो बिजनेस वाइंड अप किया जाता है, बिजनेस जो क्लोज किया जाता है ना, वो कोर्ट खुद भी करती है। कभी कभी कोर्ट की ऑर्डर होती है। ठीक है, कोर्ट की ऑर्डर होती है स्पेसिफिकली बिजनेस बंद करने के लिए। वो कब होती है वो मैं अभी आपको नहीं सिखाने वाला, एप्लीकेबल भी नहीं है। लेकिन ये जो लिक्विडेशन वाला मतलब बिजनेस का क्लोज करना है ना, तो ये डिसोल्यूशन वाला जो किस्सा है, इसमें मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट किया जाता है एज ए लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर। बच्चों मान लो अगर कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि बिजनेस बंद करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। अब सवाल ये आता है, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर होता कौन है?
यस गाइस, ठीक से समझो, केस ठीक से समझ लो। हम्म, हाँ 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 हाँ, बेचारे की स्माइल डाउन है ना। हाँ, ये तो भाई मीडियम मौसम में जो भी है, ना हैप्पी ना सैड, हुआ ऐसा। ये ना, मतलब मान लो एक कंपनी है, कंपनी तो ऐसे नहीं होती, कंपनी मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है, बट स्टिल एज्यूम कर लो एक कंपनी है और कंपनी को पैसा पे करना है किसी क्रेडिटर को, कंपनी को पैसा पे करना है किसी क्रेडिटर को, और कंपनी ने उसको पैसा दिया ही नहीं, कंपनी ने क्रेडिटर को पैसा दिया ही नहीं। अब क्या करें, क्रेडिटर ने क्या किया, केस ठोक दी, क्रेडिटर ने भाई ने केस ठोक दी, भाई गए कोर्ट में, कोर्ट में गए और भाई ने बोल दिया डायरेक्ट कि भाई ये कंपनी मेरा पैसा नहीं दे रही है, कंपनी में मैं केस ठोकता हूँ, तो कंपनी हो गई इंसॉल्वेंट। ठीक है, सवाल ये आता है क्या है, क्रेडिटर को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, बेसिकली ये कोर्ट मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दिया बिजनेस बंद करने का, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो कोर्ट ही ऑर्डर देगा कि उसको कि भाई पैसे दे दो, लेकिन ये कंपनी पे भरोसा ही नहीं पैसे देने का, कोई भरोसा नहीं पैसे देने का, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डूब चुकी है यार, उस पर क्या भरोसा करोगे, राइट? सो द पॉइंट इज, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब कौन? एक कोर्ट का पर्सन होता है, लीगल पर्सन होता है कोर्ट का, जो ये सब कुछ देखता है प्रॉपर्टी बेचने के बारे में, वो सब कुछ देखता है कि बिजनेस की जो जो प्रॉपर्टी है वो सब कुछ सेल करना है, सेल करके जो भी आए पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज पेड करनी है, ये सब कुछ सोचने वाला पर्सन होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसका काम ही वही होता है, उसी के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, नाउ चलो ये तो समझ गया ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है, एक पर्सन जो बिजनेस डिसॉल्व करने के लिए आता है। अब सवाल ऐसा है, चलो ऑफिशियल लिक्विडेटर आया, सपोज ऑफिशियल लिक्विडेटर आया, तो उसको अपॉइंट करने का रीजन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ओके, देखो बच्चों, जहां पे लिमिटेड पैसा होता है ना वहां पे वशीला चलता है, वशीला मतलब क्या? अब देखो बिजनेस बंद हो गया, ठीक है, बिजनेस बंद होके पैसे कमा रहे हैं, वो तो लॉजिकल था, बिजनेस लॉस में था तो पैसा कम ही आने वाला है, ठीक है। सो हाँ, सो द पॉइंट इज, पैसा कमाने वाला है तो ऐसे टाइम पे लाइन में सब लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए, जैसे ही बोल दिया कि मोदी जी ने नोट बंद हो गई, पूरी लाइन में दुनिया लग गई, मतलब पूरा देश लग गया। तो भाई यहाँ पे बात क्या हो रही है? ऑर्डर ऑफ पेमेंट की, मतलब बिजनेस बंद हो रहा है और बिजनेस से बहुत सारे लोगों को पैसा लेना है, सब लोग लाइन में खड़े हो गए, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, और नाउ व्हाट टू डू? बहुत यार कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, तो इसका क्या किया जाए? देखो ऑफिशियल लिक्विडेटर भेजने का एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि ईमानदारी में काम करेगा। ऑर्डर ऑफ पेमेंट तो इंपॉर्टेंट ही है, अभी ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है वो तो मैंने अब तक बताया नहीं आपको। तो लिमिटेड पैसे होने की वजह से, देखो पैसे है लिमिटेड, लेने वाले हैं अनलिमिटेड। आपने हेरा फेरी मूवी देखा है बच्चों? यस, हेरा फेरी में आपने देखा होगा, बाबू भैया बोलते देखो पैसे आने वाले होते हैं उसके पहले लाइन लग जाती है, पैसे अब तक आए नहीं, साला लेने वालों की लाइन लग गई, ठीक है। तो वैसे ही होता है रियलिटी में, बिजनेस में, भाई अब तक पैसे आए नहीं, अब तक बिजनेस बेचा नहीं, लेने वाले लाइन में खड़े हो गए। अब सवाल ये है किस किस को पैसा दे और किसको ना दे, यहाँ पे होने लग गया झगड़ा, यहाँ पे होने लग गया डिस्प्यूट, और यहाँ पे हो सकती है पार्शियलिटी। जहाँ पे इंसान निर्भर होता है, पार्शियलिटी तो कहीं भी हो सकती है ना दोस्त। देखो बिजनेस किसकी वजह से बंद हुआ? ये पार्टनर्स ने अच्छा काम नहीं किया, और उन्हीं पार्टनर्स के भरोसे अगर तुम छोड़ दोगे कि पार्टनर्स हमें पैसा देंगे, तो क्या भाई कैसे होगा तुम्हारा? अगर पार्टनर्स इतना भरोसा करने लायक होते तो शायद आज बिजनेस बंद भी ना होता, लेकिन पार्टनर्स ने ठीक से काम नहीं किया इसलिए बिजनेस बंद हो गया। सो इसलिए ऑफिशियल लिक्विडेटर को अगर अपॉइंट करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन रहेगा? कोर्ट का एक आदमी है, उसको तो कोई फायदा नहीं है किसको पैसा देना है, उसको तो सबको देना ही देना है, उसको मैटर नहीं करता सामने वाला कौन है, उसका कोई क्लोज रिलेटिव नहीं कि उसको पैसा दे दे, इसलिए उसका सिंपल काम पे फोकस रहेगा, और हाँ उसके लिए उसको पैसा भी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं करता कोई। इवन कोर्ट ने उसको भेजा तो ऐसा नहीं कि वो फ्री में काम करेगा, भाई उसको भी पैसा देना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, उसने इतनी मेहनत की और फिर जाके कंपनी का डिसोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट किया। ओके,
बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, लिक्विडेटर को सिर्फ दो काम करने हैं, सिर्फ मतलब बोलने के लिए सिर्फ है, लेकिन रियल में हम देखेंगे इतना इजी काम नहीं होता ये वाला। सो रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन मतलब सेल करना बच्चों, रियलाइज करना मतलब सेल करना, सो सब प्रॉपर्टी सेल करना, एंड पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज, पेइंग बोलो या डिस्चार्जिंग बोलो। सो एसेट बेचना और एसेट बेच के जो भी पैसा आएगा उसमें से लाइबिलिटीज पेड करना, ये बस ये काम के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर कोर्ट के एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो एक काम सब कुछ संभालता है। चलो ये सब कुछ स्टोरी देख ली, वही कोर्ट वाला आ गया, कोर्ट में किसी ने केस कर दिया, आपका दिवाला निकल गया, इसलिए बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, इसलिए ऑफिशियल लिक्विडेटर आया, ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रॉपर्टी बेचेगा, प्रॉपर्टी बेच के पैसा दे देगा, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना टॉपिक में इतना तो नहीं रहेगा, इसमें टॉपिक में और भी कुछ ज्यादा होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन इस एग्जाम में आ रहा है तो डेफिनेटली इससे कुछ ज्यादा होगा ना यार। यस बच्चों है, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है रियलाइजेशन ऑफ एसेट नहीं, पेइंग लायबिलिटीज। बच्चों रियलाइजेशन ऑफ एसेट मतलब प्रॉपर्टी बेचना, इसमें इंपॉर्टेंस कुछ नहीं, प्रायोरिटी कुछ नहीं है। मतलब मान लो मैं बिजनेस बेचने के लिए बैठा, अभी क्लास बेचना है, ठीक है, क्लास बेचना है, मेरे पास क्या क्या है, सपोज एलईडी है, प्रोजेक्टर है, व्हाइट बोर्ड है, मार्क मतलब स्टेशनरी की चीजें है, या फिर बेंचेस है, क्या बोलते हैं इसको, फैब्रिकेशन वगैरह ऐसे क्या किया है, डिवाइड किया है, सब उस फर्नीचर का कुछ पार्ट है, चेयर्स है, और मैंने सिस्टम डेवलप किया हुआ है, थंब इम्प्रेशन का मशीन वगैरह है, स्टेज बनाया हुआ है मैंने, कबर्ड बनाए हुए हैं जहाँ पे स्टो रखा हुआ है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी चीजें, पार्टीशन डाले हुए हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी में से मैं तो बिजनेस बेचने के लिए बैठा हूं, अगर कस्टमर मिल जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस उसके हाथ में थमा दूं, OLX पे बेच दे। लेकिन अगर पूरा लेने वाला कस्टमर ना मिले, सपोज कोई आया और उसने बोला कि मुझे सिर्फ बेंचेस चाहिए, क्या लगता है आपको, मैं दे देना चाहिए मैंने या नहीं? यस। पहले बेंचेस बेचूं या बोर्ड बेचूं? डिपेंड करता है कौन पहले आए। वेरी नाइस, ये डिपेंड करता है सर कौन पहले आया। चलो बोर्ड वाला पहले आया तो पहले बोर्ड में, पहले बोर्ड दे देंगे। और प्रायोरिटी Okay. पहले की। हाँ, द थिंग इज सेलिंग में कोई प्रायोरिटी नहीं होती। मतलब मैं आपको इस स्टोरी से ये कहना चाहता हूँ, क्लास के एग्जांपल से, कि सेलिंग के टाइम कोई प्रायोरिटी है ही नहीं, पूरा बिजनेस बेचना है, जैसे कस्टमर आएगा उसको वो चीज दे देंगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पहले बेंच लेके जा, फर्नीचर लेके जा, फिर पार्टीशन लेके जा, फिर बोर्ड लेके जा, जैसे कस्टमर आए वैसा बेच देंगे। सो एसेट सेल करना बहुत सिंपल टास्क है, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है, बस बेचना ही बेचना है, इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन जब बात आती है पेमेंट की, लायबिलिटीज को पेमेंट करने की, तब सीक्वेंस बहुत मैटर करती है, भाई किसको पहले दे, किसको पहला मान, किसको दूसरा मान, किसको देना है पैसा, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का जो है ऑर्डर ऑफ पेमेंट, वो हम देखते हैं। ऑर्डर ऑफ पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों पूरे टॉपिक का। मतलब आगे प्रैक्टिकल तो होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है ये पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको ठीक से समझना। अगर ये ऑर्डर अगर एक बार सीख गए आप तो डेफिनेटली टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। चलो अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्या दिया देखते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमें मतलब जो भी पैसा आएगा ना हमारे पास ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, प्रायोरिटी सबसे पहले हम पे करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब क्या, बराबर ना, यही सोच रहे हो आप, बेचने में जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा। वेरी नाइस। एसेट बेचना, एसेट बेचते टाइम, बेचना मतलब रियलाइजेशन, बराबर। तो बेचते टाइम जो खर्चा है, प्रॉपर्टी सेल करते टाइम, उससे बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर हमने बिजनेस बेचना सोचा तो हमें बिजनेस बेचना है तो ऑक्शन करना पड़ेगा, ऑक्शन करना है तो भाई हॉल बुक करना पड़ेगा, ऑक्शनियर को बुलाना पड़ेगा, होता है ना वो 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, वो वाला फॉल ऑफ हैमर, उसके हाथ में हैमर होती है वो वाला, तो यस वो उनको बोला जाता है ऑक्शनियर। ऑक्शनियर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो एक लीगल पर्सन होंगे। उसके बाद लीगल लिक्विडेटर वगैरह भी हो सकते हैं। यस, आगे ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, भाई अगर गुड्स बेचना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा। और अरे वो लोग इतने आएंगे ऑक्शन में, उनको कुछ समोसा बिमोसा खिलाओगे क्या? नहीं, कुछ खर्चा पानी भाई, वेफर्स खिलाओ, समोसा खिलाओ, कुछ भेल भी खिलाओ, मीठा खिलाओ, यार कुछ तो करो, उनको मुंह मीठा करो, एटलीस्ट जिसने प्रॉपर्टी ली उसको कुछ मिठाई का बॉक्स तो खिलाओ। सो द पॉइंट इज, सेल करते हुए, प्रॉपर्टी सेल करते हुए वो टाइम में जो भी एक्सपेंस होता है उसे बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और प्रायोरिटी नंबर पे वही है बिजनेस, मतलब कोई भी एसेट बेचने के बाद उसमें से सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं, क्योंकि अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंस ना होता तो बिजनेस बेचना पॉसिबल नहीं था।
जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी ऑक्शन की, भाई प्रॉपर्टी का ऑक्शन है, आप खरीदने आ जाओ. वहां पे 500 लोक आ गए, वहां पे उन्होंने भाई बिडिंग किया, म्हणजे लिलाव लावला आणि त्याच्यात त्यांनी ती प्रॉपर्टी परचेस केली. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज, ये सब कुछ करने के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आया, हॉल का खर्चा आया. ये एक्सपेंस अगर मैं ना करता तो प्रॉपर्टी बेची ही नहीं जाती. इसलिए प्रायोरिटी नंबर पे 1 पे आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. ठीक है. प्रायोरिटी नंबर 1 पे आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. जस्ट अ सेकेंड. Now the point is realization expenses. अरे एक मिनट. ठीक है चलो. सो ऑर्डर नंबर 1 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. नेक्स्ट थर्ड पार्टी लायबिलिटीज. बच्चों पहले घर वालों को पैसा दे रहा है या बाहर वालों को? डेफिनेटली फर्स्ट यू हैव टू पे टू आउटसाइडर. अगर पैसा लिमिटेड है और तुम घर वालों को दोगे, बोले कि बाहर वालों को जान दो, भूल जाओ, कैसे चलेगा भाई? यू हैव टू पे टू आउटसाइडर फर्स्ट. सो आउटसाइडर में थर्ड पार्टी लायबिलिटीज. थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज. सो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में भी दो कैटेगरी है बच्चों. एक है सिक्योर्ड लायबिलिटीज, दूसरा है प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज. अब ये सिक्योर्ड लायबिलिटीज क्या होता है? अगर मैंने कोई लायबिलिटीज मतलब कुछ लोन वगैरह लिया हुआ है, मैंने मतलब बिजनेस में कोई लायबिलिटीज लिया हुआ है और उसके अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मॉर्गेज रखा हुआ है, गिरवी रखा है, तो उससे बोलते हैं सिक्योर्ड लायबिलिटीज. प्रॉपर्टी बेची जाएगी. एग्जैक्टली. प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा उसमें से सबसे पहले लायबिलिटीज पेड किया जाएगा. बराबर ना? मतलब मान लो लैंड मॉर्गेज रख के मैंने 5 लाख लोन लिया है, तो लैंड बेच के सबसे पहले 5 लाख बैंक को देना, फिर बचे हुए किसको भी दो. बराबर ना? सो सिक्योर्ड लायबिलिटीज बोले तो जिस एसेट के अगेंस्ट कोई हाइपोथिकेशन मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखा हुआ है, तो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में सिक्योर्ड लायबिलिटीज पेड करेंगे. नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज. प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज मतलब क्या? प्रेफरेंशियल, अरे नहीं 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 नहीं, प्रेफरेंशियल किधर जा रहे हैं? अपन थोड़ी कंपनी है, अपन तो पार्टनरशिप बिजनेस है. सो प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज इसमें क्या क्या आता है? देखो दो टाइप की चीजें आती है इसमें. सेकंड. सो प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज में गवर्नमेंट टैक्सेस है और एम्प्लॉइज ड्यूज है. ठीक है. अब प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंस मतलब क्या? प्रायोरिटी. तो ये ऐसी लायबिलिटीज है कि इनको प्रायोरिटी देना है कि हाँ भाई पहले प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज पेड करनी है. तो गवर्नमेंट टैक्सेस और एम्प्लॉइज ड्यूज मतलब इनका नंबर आएगा बाद में. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी में सिक्योर्ड लायबिलिटीज कुछ है तो वो, उसके बाद गवर्नमेंट टैक्सेस और एम्प्लॉइज ड्यूज, इनका नंबर आता है. और इनका नंबर लगने के बाद है नेक्स्ट इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. बच्चों कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो अनसर्टन है. ठीक है. ऐसी लायबिलिटी जो अनसर्टन है तो इसका पेमेंट बाद में किया जाएगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का पेमेंट होने के बाद भी पैसा बचा तो अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाएगा. अनसिक्योर्ड बोले तो ऐसी लायबिलिटीज जिसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी वगैरह मॉर्गेज नहीं है, कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है, तो वो होता है अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज. नेक्स्ट इज पार्टनर्स लोन. भाई अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो पहले वो लोन पे करो. लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल. मतलब भाई सबको पैसा देने के बाद अगर कुछ बच गया बिजनेस में, हमने प्रॉपर्टी बेचा, प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसा आया, प्रॉपर्टी बेच के पैसा आया, वो पैसा यूज करके, पैसे का हमने इफेक्टिव यूज किया और उसमें से सबको पैसा दे दिया. सबको दे 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 अगर पैसा बच ही गया तो पार्टनर्स कैपिटल को मिलेगा, नहीं तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई पैसा कम पड़ रहा है तो. ठीक है. और नॉर्मली ऐसा होता है कि पार्टनर को पूरा पैसा नहीं मिलता. क्यों? पैसे कम पड़ते हैं. तो पैसे क्यों कम पड़ते हैं? अरे पैसे इसलिए बंद पड़ते हैं ढोकलो, क्योंकि बिजनेस लॉस में था इसलिए बंद किया ना हमने. अगर इतना पैसा होता कि सबको पैसे दे पाते तो बिजनेस क्यों बंद करते? बिजनेस बंद करने का रीजन क्या है कि भाई बिजनेस में इतना पैसा है ही नहीं कि सबको दे सके. ठीक है. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. ऑर्डर ऑफ पेमेंट एकदम एकदम दिमाग में भर लो, सेव कर लो, सेट कर लो. कल सुबह उठोगे तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज आनी चाहिए बॉस.
अगर बिजनेस बंद होता है तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे रहेगा, सबसे पहले हम पे करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को या फिर उसकी प्रोविजन को। प्रोविजन कैसी होती है बच्चों, प्रोविजन मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कोई पता है एक्सपेंस करना है मुझे, मतलब फ्यूचर में मेरा एक्सपेंस होने वाला है ये कंफर्म है लेकिन अमाउंट कंफर्म नहीं है, तो होता क्या है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट में ऐसा बाजू में निकाल के रखता हूँ, संभाल के रखता हूँ वो स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए, तो उसे बोलते हैं प्रोविजन, उसे बोलते हैं प्रोविजन। अरे बच्चों सीधी सी बात है, अगर आपको ट्रिप में जाना है, ट्रिप कहीं फ्रेंड्स लोग वगैरह घूमने जाना है, घर वाले तो वन टाइम पैसे देते हैं नहीं, पटक से आपने बोला दे दो 25,000, ऐसा तो होता है नहीं, तो आप क्या करते हो सेविंग से थोड़े 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 पैसे बाजू में निकाल के रखते हो, किस लिए, क्योंकि आप ट्रिप की प्रोविजन कर रहे हो, राइट ना। मतलब प्रोविजन बोले तो क्या हुआ मेरे भाई, प्रोविजन बोले तो सॉरी अमाउंट ऐसा एक्सपेंस जिसमें एक्सपेंस फिक्स है लेकिन अमाउंट फिक्स नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे। दूसरा थर्ड पार्टी लायबिलिटी में अगर कोई सिक्योर्ड लायबिलिटीज है तो उसको पेमेंट करेंगे, और सिक्योर्ड लायबिलिटीज के बाद प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज में दो आते हैं, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह पेमेंट है बाकी तो उनको दो, एम्प्लॉइज उसका अगर कुछ पेमेंट करना बाकी तो उनको पेमेंट करो। देन अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज सॉरी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का पेमेंट होगा तो कुछ वो करना है। नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज, मतलब ऐसे लायबिलिटीज जिसमें कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं है। देन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को एडवांस में लोन दिया है तो उसको पहले रीपेमेंट करो, और उसको देने के बाद कुछ बच जाए तो पार्टनर्स कैपिटल, तब बात आती है पार्टनर्स कैपिटल की, तो फिर पार्टनर को कैपिटल पे करो, ठीक है। सो गाइस 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 पहले आउटसाइडर फिर घर वाले। आउटसाइडर में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फिर थर्ड पार्टी में अगेन दो सिक्योर्ड, और उसके बाद नहीं प्रेफरेंशियल लायबिलिटी में अगेन दो गवर्नमेंट टैक्सेस एम्प्लॉइज ड्यूज, इनको सबको देने के बाद भी पैसा बचा है। देन नेक्स्ट कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज पेड करने के बाद भी पैसा बचा है। देन नेक्स्ट अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज मतलब आउटसाइडर की लायबिलिटीज वगैरह है तो वो पे करने के बाद भी पैसा बचा है तो पार्टनर लोन को दो, और पार्टनर लोन का पेमेंट करने के बाद भी कुछ बचा है तो पार्टनर्स कैपिटल को देना है। यस, क्या ये सारे एक्सपेंसेस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चों, एकदम क्रिएटिव क्वेश्चन आया फिलहाल। क्वेश्चन ऐसा है कि क्या सर हम ये लाइब्रेरीज जितने भी लाइब्रेरीज पेड करने हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, क्या हम इनको प्रपोर्शन में दे सकते हैं क्या। अब सवाल मेरा आएगा प्रपोर्शन मतलब क्या, या फिर आप में से भी किसी के मन में आया होगा सर ये प्रपोर्शन कैसे देंगे, प्रपोर्शन कैसा होता है। अरे मान लो बच्चों एक्सपेंसेस कितने हैं, 10 एक्सपेंस है, ठीक है 10 एक्सपेंस है। अभी इसका अमाउंट मान लो सिक्योर्ड लायबिलिटीज का अमाउंट 2 लाख है, सिक्योर्ड लायबिलिटीज का अमाउंट 2 लाख है, आउट ऑफ टोटल लायबिलिटीज 10 लाख, तो 2 लाख ये क्या पोर्शन हो गया, ये प्रोपोर्शनेट पोर्शन होगा ना इसका, प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शनेट सबको पेमेंट करना है, प्रोपोर्शनेट सबको पेमेंट करना है, ये चीज गलत है, ये ऑर्डर ही हमें फॉलो करना है, जो ऑर्डर पेमेंट दिया हुआ है वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले उनको पूरा पेमेंट देना ही पड़ेगा। देखो रेशो का सवाल कब आएगा पता है क्या, जब एक ही लेवल के दो लोगों को पेमेंट करना है लेकिन पैसा कम पड़ रहा है, एक ही लेवल के। अब मान लो पार्टनर्स लोन है, अभी पार्टनर्स लोन के लिए पैसा कम पड़ रहा है लेकिन मल्टीपल पार्टनर्स है, और मल्टीपल पार्टनर्स जो है तो उन मल्टीपल पार्टनर ने लोन दिया हुआ है बिजनेस को, तो ऐसे टाइम में प्रोपोर्शनेटली पेमेंट किया जाए, ठीक है। मतलब एक ही लेवल के जब मल्टीपल एक्सपेंस होते हैं ना, एक ही लेवल के, ये मल्टीपल अलग अलग लेवल है ना ये। सो पार्टनर्स लोन जैसे पार्टनर लोन एक लेवल है, तो एक ही लेवल के मल्टीपल पेमेंट करना अगर बाकी है तो फिर प्रोपोर्शन का सवाल आता है। आपको और एक एग्जांपल देता हूं, अभी देखो बिजनेस में सबको पैसे देने के बाद मेरे पास बचे 40,000, बिजनेस में बाकी सबको पेमेंट करने के बाद पैसा बचा हुआ है मान लो 40,000। अब 40,000 देने हैं मुझे पार्टनर लोन को, और पार्टनर का लोन देखा मैंने तो एक पार्टनर का लोन है 60,000 और एक पार्टनर का है 40,000। अब सवाल ये आता है कि पैसा किसको दूं, टोटल मेरे पास अगर 1 लाख रुपीस होते तो झगड़े वाली बात ही नहीं थी यार, तू 60 ले ले, तू 40 ले ले, काम खत्म। लेकिन अपने पास पैसा लिमिटेड है और रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे भाई, 40 में से 60 इसको मतलब 60 अपॉन 1 लाख प्रोपोर्शनेट, 60 प्लस 40 कितना होता है 100, मतलब देखा जाए तो 1 लाख बराबर ना। सो 40,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 40,000 इंटू 60 अपॉन 10, ओके। और दूसरे केस में 40,000 इंटू 40 अपॉन 1 लाख,
सो 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। सो ये आप पे दे दो, ये जो पार्टनर है इसको दे दो 24,000, इसको दे दो 16,000, दोनों मिला के बराबर 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन ये कब की बात है, जब एक ही लेवल के है। वापिस मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोपोर्शन में भी हमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जब बात आएगी एक ही लेवल के मल्टीपल लोगों की। देखो अभी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि सपोज मुझे पार्टनर का लोन पे करना है, ठीक है, एक पार्टनर का लोन पे करना है और एक का सिक्योर्ड लायबिलिटीज पेड करना है, तो क्या मैं दोनों को सेम ट्रीट करके प्रोपोर्शनेट निकाल सकता हूँ? आंसर इज नो। यही ऑर्डर हमें फॉलो करना है, यही ऑर्डर फॉलो करना है। और यही ऑर्डर फॉलो करते करते अगर एक लेवल पे मल्टीपल लोग हो, जैसे कि क्रेडिटर दोनों भी अनसिक्योर्ड है और दोनों एक ही लेवल पे है, देन वी हैव टू थिंक ऑफ प्रोपोर्शन। अगर पैसा कम होगा तो प्रोपोर्शनेट देना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, उसमें सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज, उसके बाद नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज, सॉरी उसके बाद कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, देन अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज, देन पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। देखा जाए ना तो चार ही नाम है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसके बाद थर्ड पार्टी लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, ये चार ही तो लायबिलिटी थे। इसमें है क्या दूसरा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल पे करेंगे, दैट्स इट, इसके सिवा कुछ नहीं। सो ऑर्डर ऑफ पेमेंट बच्चों इतने ही शिद्दत से, जितने शिद्दत से मैंने आपको बताया वैसे ही आप प्रॉपरली लिख लो, हर लेक्चर में काम में आएगा। ऑर्डर ऑफ पेमेंट मतलब जैसे कि भाई अगर आप एक छोटे से पेज पे या फर्स्ट पेज पे लिख के रखो या फिर पोस्टर चिपका के रखो वॉल के लिए, हर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें यही ऑर्डर ऑफ पेमेंट काम में आएगा। वी हैव टू थिंक एवरी टाइम, ऑर्डर ऑफ पेमेंट के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, किसको पहले दे किसको ना दे, कैसे प्रायोरिटी देगा। तो हर टाइम यू हैव टू गेट द सॉल्यूशन बाय दिस, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा ये सीक्वेंस फॉलो किया तो यही सॉल्यूशन के लिए, सीक्वेंस के लिए बच्चों आज हमने ऑर्डर ऑफ पेमेंट वाला पार्ट कवर किया। छोटा सा सेशन था, हमारा सेशन कल से थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि जब हम करेंगे बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट तो और भी मजा आएगा। और हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, सिस्टमैटिक लिखेंगे। अगर आपके पास बुक या फॉर्मेट ड्रॉ करके रख सकते हो, अदरवाइज कल तो हम ऐसे भी गाने एंजॉय करते करते फॉर्मेट तो ड्रॉ करने ही वाले हैं। सो सी यू सून फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ पेमेंट एक बार रिवाइज करके आना, ऐसे का ऐसे सीक्वेंस आपके नोटबुक में लिख लेना, ये रिवाइज करके ही आना है आपको। ये रिवाइज करके आओगे तो डेफिनेटली लेक्चर में आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो डेफिनेटली बहुत हाई रहेगा और सॉल्व करने में मजा आएगा। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।